बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का अपने YouTube चैनल पारस स्टडी पर स्वागत व अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को विश्व के भूगोल में अक्षांश व देशांतर के विषय में बताएंगे। अक्षांश व देशांतर को जानने से पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार गोलाकार है, अर्थात पृथ्वी का आकार गोलाकार होने के कारण पृथ्वी का कोई किनारा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये पृथ्वी का आकार है, ये पृथ्वी का आकार हो गया। और ये मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है। तो अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, इसको समझना है। तो अक्ष धन अंश बराबर अक्षांश, अक्ष धन अंश बराबर क्या होता है, अक्षांश हो जाता है। अक्ष का मतलब एक अक्ष ये ले लीजिए, एक अक्ष ये ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आकृति है केंद्र से कर जा रही है, ठीक है। एक प्रकार से क्या हो जाएगा, अक्षांश, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये एक तरबूज है, इसको अगर हम बीच से ऐसे काट दें तो ऐसी आकृति आपको दिखेगी। अगर इसको ऐसे इस तरह से काट दिया तो आपको ऐसी आकृति दिखेगी, ये, ठीक है। यहाँ पर इसका केंद्र ये हो जाएगा और इसका केंद्र ये हो जाएगा। तो मान लीजिए कि पृथ्वी का केंद्र ये है। अब यहाँ से प्रत्येक अंश पर, अर्थात पूरा अंश, जैसे कि एक अंश यहाँ पर आया और बनाया, इसको ऐसे देखिए इधर, और यही केंद्र से एक अंश इधर ले लीजिए, इधर ही देखिए, ये जो केंद्र के सापेक्ष कोण बनता है ये एक अंश है, इधर भी एक अंश है, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में जब मिला देंगे तो ये एक ऐसी आकृति नजर आएगी, ठीक। ये आकृति जो है अक्षांश कहलाएगी। इसी प्रकार से पुनः एक अंश का कोण बनाएंगे, तो देखिए इस तरह से, फिर इधर एक अंश का कोण बनाएंगे इस तरह से, तो इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, इस तरह से दूसरा अक्षांश हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर तक ऐसे बनाते चले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर लंबवत हो जाएगा केंद्र के सापेक्ष। तो एक अंश, दो अंश, तीन अंश, चार अंश, पाँच अंश, 6, 7, 8, इस तरह से अंश बढ़ते चले जाएंगे। एक ऐसी स्थिति आएगी यहाँ पर कुल कितने अंश बन जाएंगे, 90 अंश। इसी प्रकार से इधर एक अंश, दो अंश, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ तक पहुँचेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी, कितने अंश जाएंगे, 90। इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं को आपस में ऐसे मिला देंगे और अक्षांश प्राप्त होते जाएंगे। तो ऊपर के डायरेक्शन में जिस तरह से अक्षांश प्राप्त हुए, उसी तरह से नीचे के डायरेक्शन में जब एक एक अंश लेकर मिलाएंगे ऐसे, तो नीचे के डायरेक्शन में भी अक्षांश प्राप्त होंगे। इस तरह से अक्षांश प्राप्त होते चले जाएंगे। तो ऊपर कितने अक्षांश प्राप्त हुए, 90। नीचे कितने अक्षांश प्राप्त हुए, 90, ठीक है। इस प्रकार से, और मध्य में ये कितना अंश था, 0 अंश। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 90, और एक तो ये भी अक्षांश है और ये 90, तो ये 90 प्लस 90 प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 181। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 181। लेकिन क्वेश्चन में दो तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि ये पृथ्वी है, फिगर शायद साफ नहीं आ रहा, और ये पृथ्वी का केंद्र हो गया,
ये पृथ्वी को मध्य से बांट रही रेखा, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा कहेंगे। भू मीन्स पृथ्वी, मध्य मीन्स मध्य की रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, या इसको क्या कह देंगे? विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त। अब देखिए वृत्त क्यों हमने कहा? क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार है। रेखा और वृत्त में अंतर क्या होता है? पहला पॉइंट, रेखा और वृत्त। रेखा वह होती है जिसके दो छोर होते हैं, जैसे कि एक सिरा ये, दूसरा सिरा ये, ऐसे ऐसे मिला दिया, ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, दो सिरे हो गए। लेकिन वृत्त क्या होता है? वृत्त एक ऐसी आकृति जिसके कोई सिरा न हो। देखिए कहीं पर कोई कटान दिख रहा? नहीं दिख रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। अर्थात जिसके दो सिरे हो वो रेखा कहलाती है, और जिसके कोई सिरा ना हो वो वृत्त कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये पूरा एक वृत्त के रूप में घूमा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक गेंद है, उसके चारों ओर अगर कोई एक रेखा खींच दी जाए तो वो वृत्त का रूप धारण करेगी, इसलिए इसको विषुवत वृत्त कहा गया। और ये 0 डिग्री पर माना गया केंद्र के सापेक्ष। यहाँ पर 0 अंश भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब अंश प्रारंभ करते हैं तो ये देखिए एक अंश पर एक ये वृत्त बन रहा है, एक अक्षांश हुआ, फिर ये दूसरा 2 अंश पर, ये 1 अंश पर, ये 2 अंश पर, फिर 3 अंश पर, 4 अंश पर। इस प्रकार से अंश बढ़ते चले जाते हैं और अक्षांशों की संख्या बढ़ती चली जाती है। और धीरे धीरे ये जो परिधि है अक्षांशों की, परिधि भी कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो आकार छोटा होता जा रहा है। एक ऐसी स्थिति आएगी जो कि 90 अंश पर होगा, और वह आकार एक बिंदु का रूप धारण कर लेगा। ये 90 अंश पर, ये बिंदु का रूप धारण कर लेगा। इसी प्रकार से नीचे की ओर 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, नीचे की ओर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो वैसे जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे इन अक्षांशों की जो परिधि होगी वो परिधि कम होती जाएगी, और अंततः 90 अंश पर ये परिधि एक बिंदु का रूप धारण कर लेगी, जिसे क्या कहेंगे? ध्रुव। इस बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। तो इस प्रकार से ध्रुवों की संख्या कितनी है? 2। एक ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे है वो दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी पर ध्रुवों की संख्या कितनी है? 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो अक्षांशों की संख्या देखिए, ऊपर के डायरेक्शन में 90, नीचे के डायरेक्शन में 90, और जो मध्य में ये एक है 90 प्लस 1 इक्वल कितना आ जाएगा? 181। अक्षांशों की संख्या 181। अगर क्वेश्चन आता है अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है? अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है? तब देखिए, ये देखिए वृत्त का रूप नहीं है, ये बिंदु का रूप है, और ये वृत्त का रूप नहीं है, ये बिंदु का रूप है। इसलिए 181 में से क्या करेंगे? 2 बिंदु घटा देंगे, तभी तो वृत्त पता चलेंगे। तो 2 बिंदु घटा दिया तो कितना हो जाएगा? 179। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक ये क्वेश्चन बनता है कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181। अगर क्वेश्चन आता है अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, तो अक्षांश वृत्तों की संख्या जो हो जाएगी वो 179, 179। इस प्रकार से आप लोगों को अक्षांश के विषय में जानकारी हुई। अब देशांतर के विषय में जानकारी करेंगे। तो इन ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली जो रेखा होगी वो देशांतर कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु दिया गया, बिंदु के चारों ओर कुल कितने अंश कोण बन सकते हैं? 360 अंश का। प्रत्येक एक अंश पर एक रेखा खींची गई। जैसे काल्पनिक रेखा है, इमेजिन किया गया, कल्पना की गई, तो एक ये रेखा हो जाएगी, दूसरी रेखा ये। इस प्रकार से प्रत्येक अंश पर एक एक रेखा ऐसे खींची गई।
इन रेखाओं को क्या कहेंगे? देशांतर कहेंगे। ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? देशांतर। तो इस प्रकार से देशांतर क्या है? ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, अर्थात ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देखिए, जो ये ध्रुव है, इस ध्रुव के चारों कुल कितने अंश का कोण बन रहा है? 360 अंश का। प्रत्येक एक अंश पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, तो कुल कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 360 रेखाएं। तो ये देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगी। देशांतर बराबर कितनी हो जाएंगी? 360। इतना क्लियर हुआ। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर से संबंधित। तो अक्षांश और देशांतर में देखिए, क्या दो अक्षांश वृत्तों की परिधि आपस में बराबर हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। देखिए, जो ये विषुवत वृत्त है, ये भी एक अक्षांश है। इससे एक अंश ऊपर जाएंगे और एक अंश नीचे जाएंगे, तो दोनों की परिधि आपस में क्या होगी? बराबर होगी। जब दो अंश ऊपर जाएंगे, दो अंश नीचे जाएंगे, भूमध्य रेखा के दो अंश ऊपर और दो अंश नीचे, तो दोनों की परिधि आपस में क्या होगी? बराबर। अर्थात भूमध्य रेखा के जितने अंश ऊपर जाएंगे और जितने अंश नीचे जाएंगे, उन अक्षांशों की परिधियां आपस में बराबर होंगी। प्रत्येक अक्षांश के बीच की जो दूरी होगी वो प्रत्येक जगह पर बराबर होगी। वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर। लेकिन जो दो देशांतरों के बीच की दूरी है वो प्रत्येक जगह पर बराबर नहीं होती है। अर्थात विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाने पर प्रत्येक दो देशांतरों के बीच की दूरी लगातार घटती जाती है, तथा नीचे जाने पर भी दो देशांतरों के बीच की दूरी लगातार घटती जाती है। दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है, जो कि 111.3 किलोमीटर होती है। प्रत्येक दो देशांतरों में सबसे अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है, जो कि 111.3 किलोमीटर होती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे चलकर तो बच्चों, अब कर्क रेखा और मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के विषय में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है, और ये भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त है। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त है। तो इस भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त से इसके केंद्र के सापेक्ष 23 अंश 23.1/2 अंश या 23.5 अंश की कोणीय दूरी पर एक काल्पनिक वृत्त खींचा गया, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। 23.1/2 अंश पर एक काल्पनिक वृत्त खींचा गया, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। ये विषुवत वृत्त के सापेक्ष है। ठीक उसी प्रकार से विषुवत वृत्त के सापेक्ष दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, विषुवत वृत्त का एक ऊपर का भाग कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत वृत्त के नीचे का जो गोलार्ध है ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.1/2 अंश की कोणीय दूरी पर काल्पनिक रेखा खींची गई उसे कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 23.1/2 अंश पर जो काल्पनिक रेखा खींची जाएगी वो मकर रेखा कहलाएगी। ये कितने अंश पर है? 23.1/2 अंश पर।
लेकिन बात ये है कि ये रेखा 23 से 1/2 अंश पर ही क्यों खींची गई, 24 अंश पर नहीं खींची गई, 23 अंश पर नहीं खींची गई, 23 से 1/2 अंश पर। उसी प्रकार से मकर रेखा भी 23 से 1/2 अंश पर ही क्यों खींची गई। इसका मेन उद्देश्य ये है कि 23 से 1/2 अंश पर 21 जून को सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। सूर्य का प्रकाश 21 जून को 23 से 1/2 अंश अर्थात कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। अर्थात इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक इसी प्रकार से 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश लंबवत मकर रेखा पर पड़ता है। अर्थात 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जो अपना देश भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह कर्क रेखा भारत देश के मध्य से होकर गुजरती है। जैसे कि मान लीजिए ये अपना भारत देश है, ऐसे ये अपना भारत देश है। तो अपने भारत देश के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के कुल 8 राज्यों को काटती हुई ये कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से वो कौन कौन से राज्य हैं उन राज्यों का अध्ययन करने के लिए हम लोग एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं। वह ट्रिक क्या है? राम, छब्बू, झब्बू, मित्र। अब देखिए राम, राम का मतलब रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। माँ, माँ का मतलब मध्य प्रदेश। और छा का मतलब छत्तीसगढ़। और बा का मतलब पश्चिम बंगाल। एक ही बंगाल है, पश्चिम बंगाल। और झा का मतलब झारखंड। और गा का मतलब गुजरात। और मी का मतलब मिजोरम। और त्रा का मतलब त्रिपुरा। इस प्रकार से 8 राज्य कौन कौन से जाएंगे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 पश्चिम बंगाल, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 गुजरात, नंबर 7 मिजोरम, नंबर 8 त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, अब इसके बाद आपको ये जानकारी करना है आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त कौन है। तो इसी विषुवत वृत्त के सापेक्ष 66 सही 1/2 अंश पर, यानी 66 सही 1/2 अंश की कोड़ी दूरी पर जो एक वृत्त खींचा गया, इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त के सापेक्ष 66 सही 1/2 अंश की कोड़ी दूरी पर जो वृत्त खींचा गया उसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो इस प्रकार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में नॉर्वे में सूर्य मध्य रात्रि को दिखाई देता है।
21 जून को उत्तरी गोलार्ध में स्थित नॉर्वे में सूर्य मध्य रात्रि को दिखाई देता है, अर्थात नॉर्वे में 21 जून को 24 घंटे का दिन होता है। ये एक खास बात है। इसका अगला स्टेप नेक्स्ट टाइम हम अपलोड कर देंगे। बच्चों आप लोग इतना पढ़िए।